Everyone, today we'll be discussing about some topics related to suspensions. So this is the third lecture under suspension. अर्लियर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सस्पेंशन के डेफिनेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, देन टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। और आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के स्टेबिलिटी के बारे में। क्या क्या पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन और कैसे हम किसी भी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, तो जैसे कि आप लोगों को पहले बताया है कि जो सस्पेंशन है वो तभी तक स्टेबल रहेगा जब तक कि जो पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड हैं सस्पेंशन में, वो अगर डिस्पर्स्ड स्टेट में ही है तो हम बोल सकते हैं सस्पेंशन स्टेबल है। और अगर वो सेटल होने लगे तो हम बोलेंगे कि सस्पेंशन जो है वो अब अनस्टेबल हो रहा है। सो स्टेबल सस्पेंशन जो है वो हमेशा डिस्पर्स स्टेट में अगर है पार्टिकल तो हम उसको स्टेबल सस्पेंशन बोलेंगे। और एक पॉइंट है कि अगर सस्पेंशन जो है उसमें पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, अब सेटल हो गए हैं, उसके बाद अगर हम शेक करते हैं तो शेक करने के बाद पूरा अच्छे से रीडिस्पर्स होना चाहिए। तो ये भी एक स्टेबल सस्पेंशन या गुड सस्पेंशन की क्वालिटी है। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, stable suspension can be redispersed homogeneously with moderate shaking and can be easily poured throughout its shelf life। इसका मतलब वही है कि कोई भी सस्पेंशन डोजेस फॉर्म है तो अगर सपोज़ उसका सेल्फ लाइफ 3 साल का है तो वो 3 साल तक अगर स्टोर करके रखा जा रहा है, तो अगर वो स्टोर करने से सेटल हो जा रहा है पार्टिकल उसका, लेकिन जब शेक किया जाता है तो वो अच्छे से रीडिस्पर्स हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक स्टेबल सस्पेंशन है। जैसे कि बताया गया था कि जो सस्पेंशंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी। एक था फ्लॉकुलेटेड और दूसरा था नॉन फ्लॉकुलेटेड। तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में बोला गया था कि जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं उनको जब हम सेटल होने के बाद पार्टिकल जब सेटल हो जाते हैं तो जब उनको शेक किया जाता है तो बहुत अच्छे से रीडिस्पर्स वो होते हैं। सो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल सस्पेंशन होते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्ट स्टेबल सस्पेंशंस आर फ्लॉकुलेटेड वंस। तो जो स्टेबल सस्पेंशंस होते हैं वो जनरली फ्लॉकुलेटेड नेचर के ही होते हैं। जैसे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर सेड टू अपहोल्ड ईच अदर वाइल एक्सर्टिंग नो सिग्निफिकेंट फोर्स ऑन द लिक्विड। तो इसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं और कोई अलग से प्रेशर वो लिक्विड को नहीं देते हैं। ये फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में ये होता है। और इसकी वजह से होता ये है कि जस्ट द सस्पेंडेड पार्टिकल कैन बी ईजिली रीडिस्पर्स्ड होमोजीनियसली विथ मॉडरेट शेकिंग। तो जब शेकिंग करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल हो गए हैं वो ईजिली रीडिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो ये है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में, जो कि स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। अब जैसे एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन कैन बी मेड स्टेबल बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो जैसा कि बताया कि जो नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है मतलब कि पार्टिकल जब सेटल हो जाते हैं तो सेटल होने के बाद जब उसको शेक किया जाएगा तो अच्छे से रीडिस्पर्स होमोजीनियसली नहीं हो पाते, क्यों, केक फॉर्मेशन बना देते हैं वो, तो अच्छे से रीडिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। तो इसका एक तरीका है कि हम उसको स्टेबल बना सकते हैं नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन को। कैसे, बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसके पार्टिकल साइज को हम डिक्रीज करके हम उसको
स्टेबल नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन को स्टेबल सस्पेंशन बना सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल। जो भी व्हीकल यूज़ हो रहा है उसके डेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, या फिर उसके विस्कोसिटी को, व्हीकल के विस्कोसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इससे भी जो सस्पेंशन है उसकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी एक स्टेबल सस्पेंशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो किसी भी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं उसके थ्रू ये किया जाता है। जैसे कि पहला है सेडिमेंटेशन मेथड। अब इसमें सेडिमेंटेशन मेथड में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकाला जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम किसी भी एक सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का सिलेंडर लीजिए, और उसमें जो भी सस्पेंशन है जिसका टेस्ट करना है, जिसकी स्टेबिलिटी को पता करना है, चेक करना है, तो उस सस्पेंशन को अंदर उस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल देंगे। एक मेज़र्ड वॉल्यूम लेना है, इतना वॉल्यूम हमने मेज़र कर लिया, उसके बाद उसमें डाल दिया। उसके बाद जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम है उसको नोट कर लेना है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे आपको जो सेडिमेंट, जो नीचे पार्टिकल फिर बैठेंगे, तो नीचे पार्टिकल जब बैठेंगे तो धीरे धीरे सेडिमेंट का जो हाइट है वो बढ़ता जाएगा, तो उस हाइट को मेज़र करना है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे ही आपने सस्पेंशन को उस सिलेंडर में पोर किया है उसके बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो डिस्टर्ब किए बिना आपको बस ये नोट करते रहना है कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो हाइट ऑफ सेडिमेंट है वो कितना आ रहा है। जो हाइट ऑफ सेडिमेंट है उसको HU से डिनोट करते हैं, उसको अल्टीमेट हाइट HU बोला जाता है। तो उसके बाद सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकाला जाता है जिसको F से डिनोट किया जाता है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ अल्टीमेट हाइट एंड इनिशियल हाइट। तो इनिशियल हाइट हो गया H नॉट। तो H नॉट जो है वो इनिशियल हाइट है। इनिशियल हाइट मतलब जो आपने जब जिस सस्पेंशन को टेस्ट करना था, जब उसको वो सिलेंडर में डाला तो कितने हाइट तक आ रहा है वो इनिशियल हाइट हो गया। उसके बाद जो अल्टीमेट हाइट है दैट इज़ अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट। जो इनिशियल हाइट था वो तो पूरा सस्पेंशन का था, लेकिन अल्टीमेट हाइट जो है वो अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट है, मतलब जो नीचे बैठने के बाद जो हाइट है वो देखना है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, वो नीचे बैठता जाएगा बैठता जाएगा बैठता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि नीचे बहुत बैठ जाएगा वो सेडिमेंट और आपको वो हाइट पता लगेगा। तो उससे एक ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ जो प्लॉट होगा वो F वर्सेस टाइम का होगा। मतलब F हो गया सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। अगर ग्राफ आपका जो ग्राफ है उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके से ये सेडिमेंट हो रहा है। मतलब या तो वो बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, या टाइम लेके हो रहा है, या रेगुलर टाइम इंटरवल पे ही वो सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो ये हमें पता चलता है उससे। तो अगर सपोज़ जो ग्राफ आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो अगर हॉरिजॉन्टल आ रहा है ग्राफ तो उससे हमें ये पता चलेगा कि आपका जो सस्पेंशन है वो स्टेबल है। ग्राफ हॉरिजॉन्टल कब आएगा, जब सेडिमेंट जो बन रहा है उसकी हाइट कांस्टेंट रहेगी। अब हाइट कांस्टेंट है मतलब सेडिमेंट और ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सस्पेंशन है वो स्टेबल रह रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है। और अगर ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल ना होके नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे सपोज़ ये नीचे की तरह ऐसे आ रहा है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि धीरे धीरे सेडिमेंट फॉर्मेशन होता जा रहा है और जो आपका सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन मेथड से एवेल्युएशन
कर सकते हैं कि वो उसकी स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो किस तरीके का सेडिमेंटेशन पैटर्न शो कर रहा है सस्पेंशन जो है वो। तो हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालेंगे और उस ग्राफ को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा। सो ये एक मेथड है फॉर इवेलुएटिंग दी स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट एक और मेथड है, दैट इज़ माइक्रोमेट्रिक मेथड। अब ये माइक्रोमेट्रिक जो मेथड है इससे भी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी का पता चलता है। अब जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जैसे जब सस्पेंशन में देखिए एक लिक्विड फेज़ है, एक सॉलिड फेज़ है। जो सॉलिड है वो पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में है। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है उसका अगर पार्टिकल साइज़ छोटा रहता है, सपोज़ पार्टिकल साइज़ छोटा रहेगा तो वो बहुत अच्छे से सस्पेंडेड रहता है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहता है और वो सेटल भी बहुत धीरे धीरे होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर पार्टिकल साइज़ कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। अब जैसे सस्पेंशन जब बन गया है तो धीरे धीरे क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में चिपकते हैं और वो लम्स बनाने लगते हैं। तो लम्स बनाने लगते हैं और लास्ट में वो केक बना देते हैं। तो जैसे जैसे पार्टिकल साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे पार्टिकल साइज़ बढ़ते बढ़ते एक लम्ब बनाएगा, फिर लम्ब से केक बनेगा। तो इससे क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है सस्पेंशन की चली जाती है। तो हम इस मेथड में यही चेक करते हैं कि जो डिफरेंट टाइम पे विथ पैसेज ऑफ टाइम किसी भी सस्पेंशन में जो उसका पार्टिकल साइज़ है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। तो इस मेथड में यही चेक किया जाता है। देखिए पार्टिकल साइज़ ऑफ सस्पेंशन may grow and may ultimately lead to formation of lumps or cake। तो केकिंग हो सकता है और any change in particle size with reference to time will provide useful information regarding stability of suspension। तो अगर समय के बीतते बीतते अगर पार्टिकल साइज़ में कुछ चेंज आ रहा है तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये इसमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम सस्पेंशन में आ रहा है। तो पार्टिकल साइज़ अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, पार्टिकल साइज़ कम है तो स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। चेंज इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिस्टल हैबिट मे बी स्टडीड बाय माइक्रोस्कोपी और काउंटर मेथड। तो हम ये जो चेंज इन पार्टिकल साइज़ है और क्रिस्टल हैबिट का मतलब जैसे आप देखेंगे कि सस्पेंशन को बहुत देर के लिए रखते हैं तो ऊपर में एक लेयर जैसा सॉलिड लेयर जैसा बन जाता है, वही क्रिस्टल ग्रोथ है वो। तो अगर ये क्रिस्टल ग्रोथ होता है तो उससे भी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये जो स्टडी है उसको हम माइक्रोस्कोपी यूज़ करके कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करके, या फिर काउंटर मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये माइक्रोमेट्रिक मेथड से किसी भी सस्पेंशन के स्टेबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि किसी भी सस्पेंशन में पार्टिकल साइज़ जो है उसको डिटरमाइन करना है विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर पैसेज ऑफ टाइम के साथ पार्टिकल साइज़ सेम रह रहा है मतलब आपका जो सस्पेंशन है वो स्टेबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है रियोलॉजिकल मेथड। रियोलॉजी मतलब फ्लो प्रॉपर्टी वगैरह देखना है। तो रियोलॉजी इसमें क्या है, अब जैसे सस्पेंशन जो है अब उसमें जो व्हीकल यूज़ होता है लिक्विड स्टेट में है, तो अगर उसकी विस्कोसिटी में कुछ चेंज आता है तो उससे भी सस्पेंशन के स्टेबिलिटी में चेंज आ सकता है। अब किसी भी सस्पेंशन की विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए हम विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। तो विस्कोमीटर यूज़ करके डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सस्पेंशन का विस्कोसिटी निकालना है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, अब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो जो पार्टिकल है वो नीचे धीरे धीरे सेटल होंगे। अब नीचे धीरे धीरे सेटल होंगे मतलब ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेंगे। तो वही है कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है तो आपका सस्पेंशन ज़्यादा देर तक स्टेबल रहता है, और विस्कोसिटी अगर कम है तो उतनी ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा आपका सस्पेंशन। तो हम यहाँ पे विस्कोसिटी मेज़र करते हैं किसी भी सस्पेंशन का, और विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए हम विस्कोमीटर यूज़ कर सकते हैं। विस्कोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन के विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़फुल होते हैं।
तो रियोलॉजिकल मेथड भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सस्पेंशन के स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और आजकल बहुत पॉपुलर है ये मेथड। इन इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसी को जीटा पोटेंशियल भी बोला जाता है। जीटा पोटेंशियल ऑफ सस्पेंशन is useful in explaining the stability of suspension, and this zeta potential can be calculated from migration velocity of particles measured by electrophoretic method। अब इसमें क्या है कि जो जीटा पोटेंशियल है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक चार्ज कैरी करते हैं, और पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो वही माइग्रेशन जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, उसके थ्रू ये जीटा पोटेंशियल को मेज़र किया जाता है। और इसमें अगर चेंज आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल मूव हो रहे हैं, और पार्टिकल मूव हो रहे हैं मतलब वो सेटल हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं मतलब जो सस्पेंशन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। तो जीटा पोटेंशियल मेज़रमेंट के थ्रू भी किसी भी सस्पेंशन के स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जो जीटा पोटेंशियल है उसको मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और उसके थ्रू ये डायरेक्टली मेज़र किया जाता है। सो ये सारे मेथड्स थे जिसके थ्रू हम किसी भी सस्पेंशन के स्टेबिलिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही। अब जो सस्पेंशन जो टॉपिक है वो अब एंड होता है। अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम कोई दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट किसी लेक्चर में ये जो आपका ये स्टेबिलिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उसको और डिटेल में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, तो कभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।